हे दोस्तों, ये है एसएससी सीजीएल टीयर 2 के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चंस। इनमें सभी टॉपिक से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हर साल लगभग 12 से 15 क्वेश्चंस इन्हीं 100 क्वेश्चंस में से ही आते हैं। तो चलिए आज इनको सॉल्व करते हैं। बाय द वे, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको अड्डा24 के वेबसाइट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Question number 1. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers in the following set. सेट है 3, 24 and 4. इस सेट के साथ नीचे के कौन से नंबर का सेट रिलेट कर रहा है? तो सेट है 3, 24 and 4 का। इसमें हम अगर रिलेशन देखें तो फर्स्ट नंबर 3 और थर्ड नंबर इंटू 4 इज इक्वल टू 12 होता है, और इसके साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 निकल आता है, जो कि है सेकंड नंबर। तो 6 के साथ अगर हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं 12 इंटू 11 बहुत ज़्यादा हो रहा है 35 से। 2 इंटू 4 8, 4 8 जा 32, ये भी नहीं है। 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 4 96, ये भी नहीं है। 4 इंटू 2 8, 8 9 जा 72। तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। Question number 2. 3 of the following 4-letter clusters are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. मतलब ऑप्शन A, B, C and D में इनमें से कोई एक अपना सीरीज फॉलो नहीं कर रहा। तो पहला है C, F, I, C and F के बीच में डिफरेंस है D, E, F। 3, F and I के बीच में डिफरेंस है G, H, I। 3 I और L के बीच में डिफरेंस है J के L। 3 का ऑप्शन 2 में है G H I J। G और H डिफरेंस है 1, H और I 1, I एंड J भी 1। फिर तीसरा है M O Q S। M एंड O के बीच में डिफरेंस है N O। 2 O एंड Q में PQ। 2 Q एंड S के बीच में RS 2। ये सभी तो सीरीज फॉलो कर रहे हैं, मतलब आखिरी वाला ही नहीं होगा। टेस्ट करके देखते हैं। PSUX। P और S के बीच में डिफरेंस है QRS 3। S एंड U के बीच में डिफरेंस है TU, मतलब 2। U एंड X के बीच में डिफरेंस है VWX 3। तो फिर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी PSUX। क्वेश्चन नंबर 3. 3 of the following 4 numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the number that is different from the rest. मतलब इन सभी नंबर में कोई एक नंबर डिफरेंट ऑर्डर का है, उसे हमें फाइंड करना है। फर्स्टली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 तक का डिवाइडेबल रूल पता होना चाहिए। डिवाइड के रूल के हिसाब से ये और ये नंबर बस 2 से डिवाइड जा रहा है, ये दोनों नहीं जा रहे हैं। और 3 से भी ये वाला और ये वाला जा रहा है, बाकी दोनों नहीं जा रहे हैं। 4 से भी नहीं जा रहा है कोई भी, 5 से भी नहीं जा रहा, 6 से तो जाएगा नहीं, 7 से जा रहे हैं। तो फिर 7 का रूल है कि जैसे ऑप्शन नंबर 1 है 1, 2, 6, हमें लास्ट वाला नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर बाकी रेस्ट ऑफ द नंबर से सब्सट्रैक्ट करना है। अगर आंसर 0 या फिर कोई एक ऐसा नंबर आता है जो कि 7 से डिवाइड होता है, तो फिर वो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा। जैसे इस केस में फर्स्ट 2 नंबर है 12 माइनस फिर 6 2 जा 12, तो आंसर आ रहा है 0, मतलब ये नंबर 7 से डिवाइजेबल है। फिर 189, इसमें फर्स्ट है 18 माइनस 9 2 जा 18 इक्वल टू 0, मतलब ये नंबर भी 7 से डिवाइजेबल है। फिर 254, इसमें है 25 माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 17, पर 17 तो 7 से नहीं डिवाइड होता। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 217 इज इक्वल टू 21 माइनस 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 7। तो 7 तो 7 से डिवाइड है, तो फिर डिफरेंट जो नंबर है वो है ऑप्शन सी 254। क्वेश्चन नंबर 4. लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे एज आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू डैश। ऑप्शंस हैं जजमेंट, इनजस्टिस, सेटलमेंट एंड कम्युनिकेशन। सो लॉयर क्लाइंट्स को
जस्टिस दिलाता है, उसी तरीके से आर्बिट्रेटर क्या है? तो ऑप्शन में जजमेंट का मतलब है कोई फैसला सुनाना, इनजस्टिस का मतलब है न्याय ना मिलना, सेटलमेंट का मतलब है समझौता करवाना और कम्युनिकेशन का मतलब है बातचीत। एंड आर्बिट्रेटर मेनली दो पार्टीज के बीच में समझौता करवाना होता है। तो फिर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster। यहाँ पर है CEGI, AGEK, ये दोनों रिलेटेड हैं और क्वेश्चन में है DFHJ। इसका रिलेटेड क्लस्टर हमें ढूंढना होगा। CEGI एंड AGEK। सी से ए 2 घर पीछे है, EFG 2 घर आगे है, ये है 2 घर पीछे, JK ये है 2 घर आगे। तो सेम उसी तरह हमारे क्वेश्चन में है DFHJ। तो D का 2 घर पीछे होगा B, फिर F का 2 घर आगे है GH, H का 2 घर पीछे होगा F। पता चल गया ऑप्शन सी सही है और J का 2 घर आगे है KL। सो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, select the pair in which the 2 numbers are related in the same way as are the 2 numbers of the following number pairs। 36 and 84 इस पेयर के साथ नीचे का कौन सा पेयर रिलेट कर रहा है? सो 36 and 84 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3 12 36, 7 12 84, 3/7 एंड ऑप्शन ए में है 27/63। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा 3 9 27, 7 9 63। तो ये दोनों तो रिलेट कर रहे हैं, बाकी के चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द वर्ड इन व्हिच the 2 words are related in the same way as are the 2 words in the following word pair। book, treasures। ऑप्शंस हैं tree, forest, reptile, python, furniture, wood, tennis, ball। यहाँ पे ट्रेजर्स बुक का एक टाइप है। ट्रेजर्स की तरह ही काफी सारे डिफरेंट बुक्स हो सकते हैं। वैसे ही पाइथन स्नेक एक तरीके का रेप्टाइल है। पाइथन के तरह ही और काफी डिफरेंट टाइप के रेप्टाइल्स हो सकते हैं। तो वे सही जवाब होगा ऑप्शन बी। Question number 8, select the number pair in which the 2 numbers are related in the same way as are the 2 numbers of the following number pair। तो पेयर्स हैं 4:32, 4:32। सिंपली इन दोनों में रिलेशन होगा 4 8 32। लेकिन इन ऑप्शंस में किसी भी नंबर के साथ 8 मल्टीप्लाई करने पे दूसरा नंबर नहीं आ रहा है। 8 8 64, 5 8 40, 10 8 80, 6 8 48। बट इन दोनों नंबर के बीच में एक रिलेशन है कि फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर पे फर्स्ट नंबर का क्यूब बाय 2। तो फिर आंसर आता है 4:2। 4 क्यूब होता है 64 बाय 2 मतलब 32। तो फिर अगर हम ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं तो फिर 6:108 है। इस केस में 6 तो फर्स्ट नंबर है ही और सेकंड नंबर निकालने के लिए 6 क्यूब बाय 2 करते हैं तो 6 क्यूब निकलता है 216 और नीचे होगा 2 मतलब 108। तो फिर सही जवाब है ऑप्शन डी 6:108। क्वेश्चन नंबर 9, एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन इन द सेम वे एज स्टिमुलस इज रिलेटेड टू डैश।
जैसे आप कोई भी एक्शन करेंगे तो फिर आपको रिएक्शन तो मिलेगा, उसी तरीके से स्टिमुलस होता है किसी पर्टिकुलर घटना पे अपना प्रतिक्रिया देना। तो फिर ऑप्शन है रिसेप्शंस, विजन, रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। वैसे फीडबैक हो सकता है बट स्टिमुलस का सही आंसर होगा झटक से जवाब देना, यानी रिस्पॉन्स होगा सही आंसर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, select the option that is related to the third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster। फर्स्ट और सेकंड क्लस्टर रिलेटेड हैं, हमें थर्ड और फोर्थ क्लस्टर का रिलेशन निकालना होगा। इन दोनों में एक सिमिलरिटीज हैं, जैसे 26 अल्फाबेट्स को अगर हम 13 दो भाग में डिवाइड करके और सेकंड पार्ट को रिवर्स करके लिखते हैं, जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो फिर हमारा फर्स्ट और सेकंड क्लस्टर है V E C D X Y V X W। अभी आप अगर देखें कि ये दोनों B और Y रिलेटेड हैं, फिर E एंड V रिलेटेड हैं, फिर C एंड X ये दोनों भी रिलेटेड हैं, D W ये दोनों भी रिलेटेड हैं। उसी तरीके से हमारे क्वेश्चन में है D G E F, तो D के साथ रिलेटेड है W, G के साथ T, E के साथ V, F के साथ U। तो फिर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, रुपीज 1875 is divided among A, B and C in such a way that each share is half of the combined share of B and C, and B's share is 1/4 of the combined share of A and C. By what amount is C's share more than that of A? चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमें पहले ये निकालना होगा A, B एंड C को इंडिविजुअली कितना पैसा मिला। हिंट यहाँ पर है A's share is half of the combined share of B and C, मतलब B and C इन दोनों को टोटल जितना अमाउंट मिला है वो A का आधा है। फर्स्टली A plus B plus C is equal to 1875. Now half of B plus C is equal to A, और B plus C is equal to 2A। अभी इस इक्वेशन में हम अगर B प्लस C का वैल्यू बिठा देते हैं, B प्लस C का वैल्यू है 2A, मतलब A प्लस 2A इज इक्वल टू 1875। 3A इज इक्वल टू 1875 एंड A इज इक्वल टू निकलता है 625। यहाँ उसी तरीके से दिया हुआ है B's शेयर इज 1/4 ऑफ द कॉम्बाइंड शेयर ऑफ A एंड C, मतलब 1/4 ऑफ A प्लस C इज इक्वल टू B, और A प्लस C इज इक्वल टू 4B। अब इस इक्वेशन पे A प्लस C की जगह हमें बस 4B बिठा देना है। B प्लस 4 इज इक्वल टू 1875, और 5B इज इक्वल टू 1875 और B इज इक्वल टू, अब C का वैल्यू भी हम इससे आसानी से निकाल सकते हैं। A का पता है हमें 625 प्लस 375 प्लस C is equal to 1875. Now C is equal to 1875
माइनस 1000। C इज इक्वल टू 875। अभी हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बाय व्हाट अमाउंट इज C's शेयर मोर देन दैट ऑफ A, मतलब C को A से कितना ज़्यादा मिला है। सिंपली हमें C माइनस A करना है। 875 माइनस 625, आंसर निकल के आया 250। इसका मतलब ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, 10 years ago a father's age was 3/1/2 times that of his son, and 10 years from now the father's age will be 2/1/4 times that of the son. What will be the sum of the ages of father and the son at present? मतलब पहले हमें फादर एंड सन का एज इंडिविजुअली निकालना होगा, फिर उन दोनों को सम करना है। सिंपल। नाउ सन का एज अगर हम x एंड फादर का एज अगर हम y ले लेते हैं तो फिर 10 साल पहले सन का एज होगा x माइनस 10, फादर का एज होगा y माइनस 10। कंडीशन के हिसाब से फादर का एज सन के एज से 3/1/2 टाइम्स ज़्यादा है, तो y माइनस 10 इज इक्वल टू 3/1/2 ऑफ x माइनस 10 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 3 to the 6 plus 1 7 7/2 x माइनस 10 और 2y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 70 प्लस 20 और 2y माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 50। अभी हम इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ 10 साल के बाद सन का एज होगा x प्लस 10 एंड फादर का एज होगा y प्लस 10। अभी 10 साल के बाद फादर का एज 2/1/4 टाइम्स ज़्यादा है सन से, सो y प्लस 10 इज इक्वल टू 2/1/4 इंटू x प्लस 10 और y प्लस 10 is equal to 4 to the 8 plus 1 9/4 into x plus 10 और 4y minus 9x is equal to 90 minus 40 और 4y minus 9x is equal to 50। नाउ इसे अगर हम इक्वेशन 2 दे देते हैं और इससे हम 2y का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर x का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो और 4y इज इक्वल टू 50 प्लस 9x और अभी दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर देना है। 2y इज इक्वल टू 50 प्लस 9x बाई 2। अभी इस वैल्यू को यहाँ पे हम बिठा देंगे और 50 प्लस 9x बाई 2 माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 50। सो इससे निकल के आता है 50 प्लस 9x माइनस 14x इज इक्वल टू माइनस 100 और माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 150 और x इज इक्वल टू 30। तो फिर सन का एज कितना निकला 30 इयर्स। अब हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू बिठा के y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं और 4y माइनस 3 9 जा 27 इज इक्वल टू 50 और 4y इज इक्वल टू 320। सो y का वैल्यू कितना निकला
80 years। अभी क्वेश्चन में ये पूछा गया था what will be the sum of the ages of father and the son at present। So 80 plus 30 is equal to 110 years। So option number B सही है। Question number 13, two mixtures contain milk and juice in the ratio of 2:1 and 4:5. If equal volume of the two mixtures are mixed together, what would be the ratio of milk to juice in the resulting mixture? हमें बस मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 में से इंडिविजुअली मिल्क और जूस का रेशियो निकालना है, वही आंसर होगा। मिक्सचर 1 में मिल्क एंड जूस का क्वांटिटी है 2:1। मिक्सचर 2 में मिल्क एंड जूस का क्वांटिटी है 4:5। इसे हम मिल्क 1, इसे हम मिल्क 2 मानते हैं, इसे हम जूस 1, इसे हम जूस 2 मानते हैं। अभी क्वेश्चन के हिसाब से व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क टू जूस इन द रिजल्टिंग मिक्सचर, मतलब जब M1 M2 दोनों को मिक्स कर लिया तो फिर मिल्क और जूस का रेशियो कितना होगा। इधर है इक्वल टू 3, इधर है इक्वल टू 9, तो फिर मिक्सचर 1 में मिल्क का क्वांटिटी है 2/3 एंड जूस का क्वांटिटी है 1/3 और मिक्सचर 2 में मिल्क का क्वांटिटी है 4/9 एंड जूस का क्वांटिटी है 5/9। सो M1 प्लस M2 इज टू J1 प्लस J2 होगा आंसर। 2/3 प्लस 4/9 इज टू 1/3 प्लस 5/9। आंसर निकल के आ रहा है, एलसीएम होगा अभी इसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5:4। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, ₹820 is divided among 6 men, 8 women and 12 boys in such a way that every woman gets an amount equal to that received by one man and one boy combined, and that every man gets 1.5 times the amount received by a boy. What is the total amount received by 8 women? यहाँ पे हमें इंडिविजुअल सभी को कितना मिला है वो निकालना होगा, लेकिन पहला हिंट ये है कि एवरी वुमेन को 1 मैन एंड 1 बॉयज का कंबाइंड जो अमाउंट है वो मिला है, एंड मैन को 1.5 टाइम्स यानी 1.5 गुना मिला है बॉय का। सो फर्स्टली 6 मैन प्लस 8 वुमेन प्लस 12 बॉयज इज इक्वल टू 820 रुपीज उन्होंने रिसीव किया है। अभी अगर हम देखें कि यहाँ पे बॉयज दोनों जगह पे मेंशन है, तो फिर लेट बॉयज इज इक्वल टू x लेते हैं, तो मैन को कितना मिला है 1.5 गुना बॉयज का। मैन विल गेट 1.5 टाइम्स ऑफ बॉयज मतलब x, तो उनको मिला है 3/2x, एंड वुमेन को मिला है एक मैन और एक बॉय का कंबाइंड, तो फिर एक बॉय को मिला है x और एक मैन को मिला है 3/2x इज इक्वल टू 5/2x। हमारे पास बॉयज मैन एंड वुमेन का अमाउंट है। अब हम इस इक्वेशन पे अगर सभी का वैल्यू बिठा देते हैं, 6 इंटू 3/2x प्लस 8 इंटू 5/2
x plus 12 into x is equal to 820. x is equal to 820 और 82/2x is equal to 820 और x is equal to 20. So एक इंडिविजुअल बॉय को मिला है 20, एक इंडिविजुअल मैन को मिला है 3/2 into 20 is equal to 30 और एक इंडिविजुअल वुमेन को मिला है 5/2 into 20 is equal to 50. अभी क्वेश्चन में है व्हाट इज द टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय 8 वुमेन्स, तो 8 वुमेन्स को इंटू 8 कर देंगे इसके साथ हम, इंटू 8 इज इक्वल टू 5 4400. तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 15. द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मिताली to that of Shabnam is 4:7. If the difference between the present age of Shabnam and Mitali after 5 years will be 13 years, then what is the sum of the present age of Mitali and Shabnam? तो पहले हमें मिताली एंड शबनम का एज निकालना होगा. इसके लिए हिंट दिया हुआ है मिताली और शबनम का एज का रेशियो है 4:7. सो मिताली के एज को हम 4x मानते हैं और शबनम के 7x. अभी क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ शबनम एंड मिताली आफ्टर 5 years विल बी 13. मतलब 7x के साथ मिताली के 5 years एज को डिफरेंस करना होगा. आफ्टर 5 years मिताली का एज होगा 4x plus 5 और शबनम का है 7x. देन 7x 4x plus 5 is equal to 13 और 3x is equal to 18 और x is equal to 6. सो अब इससे हम मिताली एंड शबनम का एज पता लगा सकते हैं. तो मिताली का एज होगा 4 into 6 24 और शबनम का एज होगा 7 into 6 42. तो इन दोनों का सम होगा 66. तो ऑप्शन सी सही जवाब है. क्वेश्चन नंबर 16. ए साइकिल वॉज सोल्ड फॉर ₹4,140 with a profit of 15%. At what price could it have been sold to earn a profit of 25%? मतलब साइकिल का प्राइस है मान लो x और 15% प्रॉफिट में उसे बेचने पे प्राइस निकला 4,140. अब हमें निकालना होगा इस साइकिल को 15% में ना बेच के 25% में अगर बेचे तो फिर कितने में बेच पाएंगे. तो फिर इसके लिए हमें पहले साइकिल का मेन कॉस्ट निकालना होगा. उसके लिए 4,140 इंटू 100 और है 15%, तो 15 के साथ 100 प्लस 115 36. तो साइकिल का कॉस्ट निकल के आया 3,600. अब इस अमाउंट का 25% निकालना होगा. वो करने के लिए 3,600 इंटू 25/100 45. तो फिर आंसर निकल के आया 4,500 रुपीज. मतलब ऑप्शन ए सही है. जिनको ये समझ में नहीं आया कि यहाँ पर 115 कैसे हुआ, उनके लिए बता दूं कि पहले 15% प्रॉफिट में सेलिंग प्राइस जो निकला उसमें 100% बाइंग प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट जुड़ा हुआ होता है.
और ऐसे आया यहाँ पे 100 प्लस 15 115। और बाइंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला यही है, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस जितने प्रॉफिट में हमने उसको बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज 40 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स इज 38 एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 इज 50, देन व्हाट इज द फिफ्थ नंबर। बहुत आसान है, पहले दिया हुआ है 9 नंबर का एवरेज है 40, तो फिर वो 9 नंबर तो हमें पता नहीं, लेकिन उन 9 नंबर का सम पता करने के लिए हमें बस 9 इंटू 40 करना होगा, जो कि आता है 360। क्योंकि किसी भी नंबर का एवरेज निकालने के लिए जितने नंबर दिए हैं उन सभी को प्लस करना है, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ नंबर करना होता है। तो फिर इसका रिवर्स प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। एवरेज 40 दे दिया है, 9 नंबर्स हैं, इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो फिर सभी नंबर्स का सम हमारे पास चला आया। नेक्स्ट हिंट है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स इज 38, तो फिर सिंपली यहाँ पे भी 5 इंटू 38 इज इक्वल टू 19। नेक्स्ट है, एंड ऑफ द लास्ट 5 इज 50, और लास्ट के 5 नंबर का एवरेज भी 50 है, तो फिर 5 इंटू 50 इज इक्वल टू 250। देन व्हाट इज द फिफ्थ नंबर। तो फिर बस फिफ्थ नंबर निकालने के लिए हमें इन दोनों का सम माइनस इतना करना होगा, 190 प्लस 250 माइनस 360 इज इक्वल टू 450 माइनस 360 इज इक्वल टू 80। तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आए सभी को सॉल्व हमें ऐसे ही करना है, सिर्फ वहां पे फर्स्ट 5 नंबर्स की जगह फर्स्ट 3 नंबर, फर्स्ट 6 नंबर ऐसा कुछ दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निशा एंड दीपक आर मैरिड कपल एंड हैव ए डॉटर नेम तानिया। Currently Deepak is 5 years older than Nisha and Nisha is thrice the age of Tania. If Tania is 10 years old, what was her father's age at the time of his daughter's birthday? मतलब तानिया के जन्म के टाइम दीपक का एज कितना था वही निकालना होगा। क्वेश्चन देखने में बड़ा है पर बहुत आसान है। तो फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेजेंटली तानिया का एज है 10 साल, तो फिर तानिया 10 ईयर्स की है एंड निशा इज थ्राइस द एज ऑफ तानिया, तो फिर निशा का एज होगा 3 इंटू 10 30 ईयर्स। और दिया हुआ है दीपक इज 5 ईयर ओल्डर देन निशा, तो फिर दीपक का एज होगा 30 प्लस 5 35 ईयर्स। इफ तानिया इज 10 ईयर्स ओल्ड, What was her father's age at the time of his daughter's birth? मतलब 10 साल पहले दीपक का एज कितना था। और भी आसान है, तो फिर 10 साल पहले दीपक का एज होगा, अभी है 35 माइनस 10 सिंपल 25 ईयर्स, तो फिर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए फादर was 12 times as old as his son 20 years ago. Now he is twice as old as his son. What are the present ages of the son and father? पहला हिंट है, फादर का एज सन से ट्वाइस है। अगर सन का एज x हो तो फिर फादर का एज होगा 2x। दूसरा हिंट है, ए फादर was 12 times as old as his son 20 years ago. मतलब 20 साल पहले पिता का एज सन के एज से 12 साल ज्यादा था। सो फादर का एज 2x और 20 साल पहले माइनस 20, 12 इंटू एक्स माइनस 20 और 2x इज इक्वल टू 12x माइनस 240 प्लस 20 और 10x इज इक्वल टू 220 और x इज इक्वल टू 22। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर। तो फिर सन का निकल गया 22, फादर का होगा उससे डबल, तो फिर फादर का एज होगा 2 इंटू 22 इज इक्वल टू 44 ईयर्स।
सो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, at a party the number of girls is half the number of boys. After an hour 5 boys leave the party and 3 girls join the party, and the number of boys and girls are now equal. How many people were present at the party an hour before? मतलब पार्टी में गर्ल्स का क्वांटिटी बॉयज से हाफ है एंड 1 घंटे बाद 5 बॉयज पार्टी से चले जाते हैं और 3 नए गर्ल्स पार्टी में ज्वाइन करते हैं। अब बॉयज एंड गर्ल्स का क्वांटिटी इक्वल है, तो इस हिंट से हमें बॉयज एंड गर्ल्स का इंडिविजुअल क्वांटिटी निकालना होगा। सो गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स, और गर्ल्स का क्वांटिटी बॉयज से आधा है, तो फिर बॉयज का होगा 2x। आफ्टर 1 आवर बॉयज 5 बॉयज लीव द पार्टी, सो 2x minus 5 and 3 girls join the party, x plus 3। अभी ये दोनों इक्वल हैं, सो 2x minus 5 is equal to x plus 3 और x is equal to 8। सो गर्ल्स का नंबर है 8 और बॉयज़ का नंबर होगा 8 into 2 is equal to 16। एंड क्वेश्चन में है हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट एट द पार्टी एन आवर बिफोर। सिंपली इन दोनों को प्लस करना है, 16 plus 8 24। सो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ DIG इज कोडेड एज 25 एंड CUT इज कोडेड एज 49, देन हाउ विल किक बी कोडेड एज। सो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए ज़्यादातर रट्टा ही मारना होता है, कोई ट्रिक्स नहीं है। DIG, D आता है 4th नंबर पे 4 प्लस I आता है 9 नंबर पे एंड G 7th नंबर पे। इसका सम होगा 20 एंड 5 इज इक्वल टू 25। फिर है कट CUT, इसमें C है 3 प्लस 21 प्लस इक्वल टू 44 प्लस 5 इज इक्वल टू 49। सिमिलरली किक में क्या है, KICK, तो फिर K है 11 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 34 प्लस 5 इज इक्वल टू 39। तो फिर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द कोड लैंग्वेज विक्ट्री इज रिटन एज CIVSYRO, हाउ विल ट्रेटर बी रिटन एज इन दैट लैंग्वेज। बहुत सिंपल है इसका आंसर, जैसे कि क्वेश्चन में है VICTORY और इसका कोड लैंग्वेज बताया है CIVSYRO। आप अगर गौर से देखें तो फिर इन्होंने सिंपली इसको रिवर्स कर दिया है। पहले 3 को CIV लिखा है और फिर बीच का छोड़ दिया है और लास्ट वाले में भी उन्होंने रिवर्स कर दिया है ORY। जैसे हमारे क्वेश्चन में है TRAITOR, इसका रिवर्स होगा ART और बीच का छोड़ते हैं ROT। तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही है और बीच में होगा H का भी सॉल्यूशन है, जैसे T का एक घर पहले है S और I का एक घर पहले है H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ बैक इज कोडेड एज 11312 एंड केक इज कोडेड एज 51113, देन हाउ विल मेड बी कोडेड एस। बहुत आसान है, जैसे BACK, इसमें B का पोजीशन है ABCD में 2, A का 1, C का 3 एंड K का 11। तो फिर सिंपली इस ऑर्डर को उन्होंने रिवर्स करके लिखा है, जैसे 1 1 3 1 2। वैसे ही केक में
CAKE। इसमें C का पोजीशन है 3, A का 1, K का 11, E का 5। इसका आंसर है, उन्होंने दिया है 5 1 1 1 3। वैसे ही क्वेश्चन में पूछा गया है मेट का, MADE। तो फिर इसमें M का नंबर है 13, A का 1, D का 4, E का 5। 5 4 1 एंड 13। तो फिर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24। In a code language, temple is written as DKOLDS. How will worship be written as in that language? So क्वेश्चन में रिलेशन है temple TEMPLE, इसके साथ दिया है कोडिंग पे DKOLDS। अगर इन दोनों में रिलेशन देखें तो D के बाद आता है E, K के बाद आता है L, O के बाद आता है P, L के बाद आता है M, E एंड S के बाद आता है T। W O R S H I P। इस केस में P के पहले आता है O, I के पहले आता है H के पहले आता है G, S के पहले आता है R के पहले आता है Q, O के पहले आता है N एंड W के पहले आता है V। क्वेश्चन नंबर 25। In a code language, if fridge is written as GTLHLK, then in the same language, how will you write the word kettle? So रिलेशन है फ्रिज के साथ FRIDGE। इसके साथ रिलेशन है GTLHLK का। यहाँ पे अगर हम देखें तो F से G एक घर आगे है, R से T 2 घर आगे है, J के L, I से L 3 घर आगे है, सिमिलरली 4 घर, G से L 5 घर, E से K 6 घर। सेम उसी तरीके से K E T T L E, उसी तरीके से K से एक घर आगे है, L E से 2 घर आगे है, G T से 3 घर आगे है, W T से 4 घर आगे है, X L से 5 घर आगे है, Q E से 6 घर आगे है, K। तो फिर सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। इन ए कोड लैंग्वेज संडे इज रिटन एस DNUAYS। हाउ विल मदर बी रिटन एस इन दैट लैंग्वेज? संडे SUNDAY, इसके साथ रिलेशन है DNUAYS का। आप अगर गौर से देखें तो इन दोनों में रिलेशन है कि D से N फर्स्ट 2 लेटर, U से A सेकेंड 2 लेटर, फिर Y से S, ऐसे ऑर्डर फॉलो हो रहा है। तो सिमिलरली मदर पे MOTHER फर्स्ट होगा, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, मतलब HTOERM। तो फिर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27। इफ कैब इज कोडेड एज 6 एंड बेड इज कोडेड एज 40, देन हाउ विल HAD बी कोडेड एज? CAB इज इक्वल टू 6 लिखा है एंड BED इज इक्वल टू 40 लिखा है। तो फिर ये कैसा आया? जैसे C का पोजीशन है 3, A का 1, B का 2, सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। वैसे ही B का 2, E का 5, 4, सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई किया गया है। वैसे ही HAD, D का है 4, A का 1, H का 8,
सो आंसर होगा 32, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, इन ए कोड लैंग्वेज कंप्यूटर इज रिटन एस OCREPMTU, हाउ विल डॉटर बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज? तो फिर कंप्यूटर COMPUTER, इसको लिखा गया है OCREPMTU ऐसा। इन दोनों में रिलेशन ऐसा है कि फर्स्ट इसको उल्टा करके लिखा गया है, सेकंड RE इसे उल्टा करके लिखा गया है, फिर MP इसे उल्टा करके लिखा गया है, लास्ट में इसे उल्टा करके लिखा गया है। तो सिंपली डॉटर में है DAUGHTER, तो फिर फर्स्टली इसे उल्टा करके लिखेंगे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इसको। तो फिर हमारा आंसर होगा ADREGUTH, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, इफ पोस्टर इज कोडेड एज 592314 एंड डार्क इज कोडेड एज 8647, देन हाउ विल स्ट्रोक बी कोडेड एस? तो फिर पोस्टर में है POSTER, इसका नंबर है जैसे 592314। सिमिलरली डार्क में है DARK 8647। तो फिर क्वेश्चन में पूछा गया है STROKE, सिंपली हमें उनका वैल्यू बिठा देना है। S का वैल्यू है 2, T का वैल्यू है 3, R का वैल्यू है 4, O का वैल्यू है 9, K का 7 एंड E का 1। तो फिर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, इन ए कोड लैंग्वेज टीचिंग इज रिटन एस SDBDGHOH, हाउ विल बी बुक वर्म बी रिटन एस इन दैट लैंग्वेज? तो फिर TEACHING इसके साथ रिलेटेड है SDBDGHOH। अब अगर गौर से देखें तो फिर T से S एक घर पीछे है, E से D भी एक घर पीछे है, A से B एक घर आगे है, C से D भी एक घर आगे है, GH से एक घर पीछे है, HI से एक घर पीछे है, ON से एक घर आगे है, H भी G से एक घर आगे है। सिमिलरली क्वेश्चन में है BOOKWORM, सिंपली B से एक घर आगे होगा A, O से एक घर आगे होगा N, O से एक घर पीछे होगा P, K से एक घर पीछे होगा L, W के एक घर आगे होगा V, O के एक घर आगे होगा N, R के एक घर बाद होगा S एंड M के एक घर बाद होगा N। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? कितने स्क्वायर्स हैं हमें वो निकालना होगा। फर्स्टली ऐसे फिगर्स को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर, ट्रायंगल या फिर स्ट्रेट लाइंस का कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स होता है, आपको पहले वो सीखना होगा, जिसके बाद आप ऐसे फिगर्स को कुछ सेकंड में ही सॉल्व कर पाएंगे। जैसे स्क्वायर का एक शॉर्टकट ट्रिक ऐसा है कि अगर स्क्वायर के अंदर ऐसा प्लस बना हो तो नंबर ऑफ स्क्वायर होगा 1 2 3 4 प्लस बाहर वाला इज इक्वल टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। इसे रट्टा मार लेना है। जिसके बाद क्वेश्चन में अगर हम देख पाएंगे कि स्क्वायर के अंदर प्लस बना हुआ है, इसमें भी स्क्वायर के अंदर प्लस बना हुआ है, मतलब 5 प्लस 5 प्लस बाहर का ये वाला 1 प्लस अंदर के छोटे छोटे दो 1 एंड 2 2 प्लस ये वाला 1 इज इक्वल टू 14, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? फर्स्टली ये एक स्टार है,
अगर सिंपल स्टार होता तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 8 ट्रायंगल्स होते, लेकिन यहाँ पे बीच में एक लाइन है। इस केस में हम एक अलग ट्रिक यूज करेंगे। जैसे कि कोई एक ट्रायंगल हो और वो 2 पार्ट या फिर 3 पार्ट में डिवाइडेड हो, तो फिर नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने के लिए हम सरफेस गिनेंगे 1 2 3। तो फिर इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 3 + 2 + 1 6। और इसमें अगर बीच में यहाँ से डिवाइडेड हो तो फिर सेम यहाँ के लिए 1 2 3 ऊपर भी 1 2 3 होगा। उस केस में भी 6 + 6 12 ट्रायंगल्स होगा। इसमें अगर हम गौर से देखें तो इस वाले ट्रायंगल के यहाँ से ये डिवाइडेड है, जिसके लिए 1 2 3, और यहाँ पे भी डिवाइडेड है, मतलब 1 एंड 2 मतलब 3 3 + 3 6। और ये उल्टा वाला और एक है, इसके लिए भी 3 + 3 6 मतलब 6 + 6 12 एंड बाहर के सभी ट्रायंगल्स कैलकुलेट होंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 6। तो फिर आंसर होगा 18, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। अगर ऐसे बॉक्स के अंदर लाइन खींच के ट्राइंगल को ड्रॉ किया गया है तो फिर उस केस में सिंपली हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ ट्राइंगल गिनना है, और उसके साथ 8 × 2 = 16 होगा आंसर। तो फिर इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग। आप अगर गौर से देखें तो ये वाला फिगर क्वेश्चन नंबर 31 जैसा ही है, तो फिर इसका आंसर भी 14 यानी ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर हम इसे अलग अलग ड्रॉ करते हैं तो पहले ये वाला, ये 2 लाइन से डिवाइडेड है 1 2 3, 1 + 2 + 3। उसी तरीके से दूसरा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल भी सेम इस वाले ट्रायंगल का जैसा ही है, तो फिर इसके लिए भी +1 + 2 + 3। नेक्स्ट ये दोनों ट्रायंगल जब आपस में जुड़ गए तब उन्होंने कुछ नए ट्रायंगल्स का भी क्रिएशन किया है, वो है 1 2 एंड बड़ा वाला 3। तो फिर +3, इसका आंसर होगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो फिर ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आपको अगर क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर याद होगा तो फिर उसमें एक ऐसा शेप था कि हमने बस ट्रायंगल को गिन के 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 2 16 आंसर निकाल दिया था। अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही है, बस अंदर और एक अलग स्क्वायर दे दिया है। तो फिर बाहर वाले के लिए 16 और अंदर वाले के लिए फिर से 16। तो फिर आंसर होगा ऑप्शन 32, मतलब ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। फर्स्टली हम इस वाले ट्राइंगल को लेंगे, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, मतलब 1 2 3, 1 + 2 + 3। अब छोटा वाला लेंगे 1 2 3, सेम 1 + 2 + 3। अंदर भी ये डिवाइडेड है, मतलब 1 2 3 + 3। तो फिर आंसर होगा 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आप अगर गौर से देखें कि इस स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स बने हुए हैं, तो फिर इस केस में हमें बस अंदर के ट्राइंगल्स को गिन के उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में भी एक लाइन है, तो फिर ये भी हम सिंपली कर सकते हैं। उस केस में हम पहले इस लाइन को अवॉइड कर रहे हैं, तो फिर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6, सिंपली 6 × 2 = 12। अब लाइन खींच देते हैं। लाइन खींचने के बाद नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब +6। तो फिर सिंपली 12 + 6 = 18, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। सिंपली यहाँ पे भी बॉक्स के अंदर ही ट्राइंगल्स बने हुए हैं। सो इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6। 6 इंटू 2 12, इसमें भी सेम 6 है, मतलब 6 इंटू 2 12, तो फिर 12 प्लस 12। एंड जब भी आपको ऐसा फिगर दिखे कि एक रेक्टेंगल और पॉलीगॉन आपस में जुड़े हुए हैं, या फिर एक स्क्वायर और एक रेक्टेंगल जुड़े हुए हैं, या फिर डिफरेंटली डिवाइडेड दो स्क्वायर्स आपस में जुड़े हुए हो, तो फिर उस केस में शॉर्टकट ट्रिक ये है कि हमें ऐसे पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे 4 से ज्यादा लाइंस आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, प्लस 4। यहाँ पर इतने में ही आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों शेप्स आपस में सिमेट्रिक नहीं है। अगर सिमेट्रिक शेप्स ना हो उस केस में हमें +1 एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है, क्योंकि सिमेट्रिक ना होने के कारण से यहाँ पे ऑटोमेटिक और एक एक्स्ट्रा ट्राइंगल क्रिएट हो गया है। इस केस में आंसर होगा 12 + 12 24, +4 28, +1 29। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल दिया होता तो फिर हम +1 ना भी करते तो फिर चलता। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर। आप अगर गौर से देखें कि यहाँ पे दो स्क्वायर्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर इंडिविजुअल एक स्क्वायर के लिए 1 2 3 4, 4 2 = 8, और दो स्क्वायर हैं 8 + 8 मतलब 16, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसीलिए कुछ नए ट्राइंगल्स का क्रिएशन हुआ है। सिंपल है, 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 मतलब 22, तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, व्हिच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम। मतलब डाइस में 6 के ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा, हमें वो निकालना है। फर्स्टली डाइस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक सीखना होगा। नाउ मैं अभी एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ। जैसे डाइस दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डाइस, जिससे हम लूडो खेलते हैं, जिसमें कि हमेशा ही दो ऑपोजिट नंबर का +7 होता है। जैसे 6 के ऑपोजिट होगा 1, 3 के ऑपोजिट होगा 4 एंड 5 के ऑपोजिट होगा 2। और इसको छोड़ के जितने भी डाइस हैं वो सभी नॉन स्टैंडर्ड हैं। तो फिर हमें क्वेश्चन देख के कैसे पता चलेगा कि कौन सा डाइस स्टैंडर्ड है और कौन सा नॉन स्टैंडर्ड। फर्स्टली क्वेश्चन में दिए हुए किसी भी दो डाइस में से अगर किसी भी एक डाइस के दो रिलेटेड साइड के नंबर का +7 होता है तो फिर वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर स्टैंडर्ड होता तो फिर ऑपोजिट साइड के नंबर का +7 होना चाहिए था। जैसे कि यहाँ पे 6 + 1 7 है, तो फिर ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। समझ गए? नॉन स्टैंडर्ड डाइस में हमें दोनों में से कॉमन नंबर को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस नंबर से हमें क्लॉकवाइज एक राउंड मारना है। जैसे यहाँ पे क्लॉकवाइज राउंड मारेंगे तो 1 5 और 6 आएगा, 1 5 एंड 6। और यहाँ पे सेम 1 से हमें क्लॉकवाइज एक राउंड मारना है, 1 3 2, 1 3 2। तो फिर सिंपली यहाँ पे 6 के ऑपोजिट होगा 2 एंड ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द सेम डाइस आर शोन, व्हिच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 6 इज एट द बॉटम। मतलब यहाँ पे भी 6 के ऑपोजिट वाले नंबर को हमें फाइंड करना होगा। तो फिर इन दोनों डाइस में कॉमन नंबर है 3। अगर इसे हम क्लॉकवाइज घुमाएं तो फिर पहले डाइस में से निकल के आता है 3 1 5, और सेकंड डाइस को अगर हम ऐसे घुमाएं तो फिर निकल के आता है 3 4 2। ऐसे नॉन स्टैंडर्ड डाइस के केस में क्लॉकवाइज घुमाने पे जो नंबर मिसिंग होता है वही होता है आंसर। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो फिर 6 नंबर मिसिंग है, तो फिर यहाँ पे इस 3 की जगह 6 बैठ जाएगा और आंसर होगा 6 के ऑपोजिट 3 होता है एंड ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मतलब इस 3 को 6 ने रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 43, टू रिलेटेड पोजीशंस ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, व्हिच नंबर विल बी एट द टॉप इफ 3 इज एट द बॉटम। फर्स्टली 5 + 2 7 होता है, मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। उस केस में यहाँ पे कॉमन नंबर है 2, तो फिर 2 से अगर हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 2 1 4 एंड यहाँ पे अगर 2 से भी हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो 2 5 6। तो फिर 3 मिसिंग है, इस 2 को 3 रिप्लेस कर लेगा, तो फिर आंसर होगा 3 के अपोजिट होगा 2। मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। डाइस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले डाइस के ट्रिक मेथड्स को आप जरूर देखना, जिसके बाद आप कुछ सेकंडों में ही ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे।
Question number 44. Two different positions of the same dice are shown. Which numbers will be at the top if 4 is at the bottom? मतलब 4 के ऑपोजिट वाला डाइस नंबर हमें निकालना होगा। सिंपली यहाँ पे भी 5 + 2 7 होता है, मतलब ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। तो फिर 2 से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है, 2 6 4, और इसमें भी हमें 2 से क्लॉकवाइज घुमाना है, 2 5 3, 2 5 3। इसका मतलब 4 के ऑपोजिट आ रहा है 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45. Two different positions of the same dice are shown. Which number will be at the top if 1 is at the bottom? मतलब इसमें भी 1 के ऑपोजिट वाला डाइस हमें निकालना होगा। 6 + 1 7, मतलब ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। यहाँ पे 3 कॉमन नंबर है, तो फिर 3 से हमें क्लॉकवाइज घुमाना है पहले वाले में, 3 1 6, यहाँ पे 3 4 2। सिंपल 1 के अपोजिट 4 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46. Two rotated positions of a dice are given below. Which number will be at the top if the number 1 is on the bottom of the dice? 1 का अपोजिट वाला नंबर निकालना होगा। 6 + 1 7, ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इस केस में दोनों में कॉमन नंबर है 6, तो फिर 6 से क्लॉकवाइज घुमाना होगा, 6 1 4, यहाँ पे भी 6 3 2, एंड 1 के ऑपोजिट आ रहा है 3, तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47. Two related positions of a dice are given below. Which number will be at the top if the number 4 is on the bottom of the dice? मतलब 4 के ऑपोजिट वाला नंबर हमें निकालना होगा, एंड यहाँ पे 4 + 3 7, मतलब ये भी नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, और दोनों में कॉमन नंबर है 3, तो फिर 3 से हमें क्लॉकवाइज घुमाना होगा, 3 4 1, एंड यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6, मतलब 4 के ऑपोजिट आ रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48. Two different positions of the same dice are shown. Which number will be at the top if 6 is at the bottom? 6 के ऑपोजिट वाला नंबर निकालना होगा, 4 + 3 7, 6 + 1 भी 7, ये तो नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ही, दोनों में कॉमन नंबर है 3, तो फिर 3 2 1, इससे 3 6 1, तो फिर यहाँ पे 6 के ऑपोजिट होगा 2, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 49. Two different positions of the same dice are shown. Which number will be at the top if 3 is at the bottom? 3 के ऑपोजिट वाला नंबर निकालना होगा, 6 + 1 7, मतलब ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इस केस में कॉमन नंबर है 1, 1 से हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है, 1 5 4, यहाँ पे 1 3 6, 3 का ऑपोजिट है 5, तो फिर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50. Two different positions of the same dice are shown. Which number will be at the top if 5 is at the bottom? 4 + 3 7, मतलब ये भी एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। इस केस में दोनों में कॉमन नंबर है 4, तो फिर 4 से हमें क्लॉकवाइज घुमाना होता है, 4 1 3, यहाँ पे क्लॉकवाइज में 4 2 6 1 2 3 4 6, 5 मिसिंग है, मतलब इस 4 को 5 रिप्लेस कर देगा, ऑटोमेटिकली 5 के ऑपोजिट होगा 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51. सिलेक्ट द ऑप्शन इन व्हिच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड. इस फिगर को हमें इन ऑप्शंस में से ढूंढना है। फर्स्टली एम्बेडेड फिगर्स ढूंढने का कोई ट्रिक नहीं होता, हमें बस अपने IQ एंड आई पावर को यूज करना है। जैसे ये वाला फिगर छुपा है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. हमें इस फिगर को इन ऑप्शंस के बीच में ढूंढना है। आप भी वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर ढूंढने का ट्राई कर सकते हो। जैसे ये फिगर छुपा है ऑप्शन नंबर ए में, 2 डॉट्स हैं ऊपर और नीचे, एंड एक पॉलीगॉन है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53. हमें इस फिगर को फाइंड करना है, बट एक कंडीशन है, रोटेशन नॉट अलाउड, मतलब फिगर जैसा है वैसा ही ढूंढना होगा। सो ये वाला फिगर छुपा है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54. इस W को ढूंढना है। साफ पता चल रहा है ऑप्शन ए या फिर डी में से ही कोई होगा।
चलो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इन दोनों साइड्स का हाइट इस वाला हाइट से ज्यादा है। इसमें तो सभी इक्वल्स है, मतलब ये वाला होगा आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। इस फिगर को अभी हमें ढूंढना है। ये वाला फिगर छुपा है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। हमें इस फिगर को ढूंढना है, तो चलो आप भी ट्राई करो। सो ये वाला फिगर छुपा है ऑप्शन डी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 57। सेम W है, इसे हमें ढूंढना है। सो ये वाला छुपा है ऑप्शन नंबर सी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। हमें इस वाले फिगर को ढूंढना है। सो ये छुपा है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सीरीज है ये वाला, सिंपल है। जैसे फर्स्ट वाले में रो के बराबर 2 लाइन्स हैं एंड कॉलम के बराबर 1 लाइन, दूसरे वाले में बस एंगल चेंज करके दिया है, तो ये दोनों रिलेटेड हैं। सेम तीसरे वाले में एक रो एंड एक कॉलम को बस एक्स्ट्रा कर दिया है, मतलब इस वाले बॉक्स में 4 रो होगा और 3 कॉलम, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 62। सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा होगा पैटर्न, वो हमें निकालना होगा। फर्स्टली एक कॉलम एक रो एक कॉलम एक रो, वैसे आ रहा है सीरीज। एंड सेकंडली कॉलम वाले पार्ट में जो एरोस है वो पॉइंटेड है एंड कॉलम वाले पार्ट में पॉइंटेड नहीं है। लास्टली क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करने के लिए बस 2 पैटर्न ही दिया हुआ है, इसीलिए हम एज्यूम कर रहे हैं कि कॉलम वाले पार्ट में 2 पैटर्न्स हैं एंड एक घर को छोड़ के एक रिपीट होगा। सो इस बॉक्स में सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 63। सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। 4 फिगर्स हैं और हमें 5 नंबर वाला आइडेंटिफाई करना होगा। सो आप भी ट्राई करिए ढूंढने का। आप अगर गौर से देखें तो सर्कल हर नए बॉक्स में 2 घर छोड़ के जा रहा है। जैसे फर्स्ट वाले में यहाँ है, सेकंड वाले में 1 2, वैसे ही थर्ड वाले में 1 2, फोर्थ वाले में 1 2, सो फिफ्थ वाले में होगा 1 2, मतलब इस पोजीशन में। तो करेक्ट आंसर 1 2 3 में से कोई होगा। अभी हम स्टार वाला देखते हैं। इस घर से इस घर में स्टार क्लॉकवाइज 1 बार घुमा, फिर इस घर से इस घर में स्टार क्लॉकवाइज 2 बार घुमा, फिर इस घर से इस घर में स्टार क्लॉकवाइज 3 बार घुमा, 1 2 3। तो फिर इस घर से इस घर में फिर से स्टार क्लॉकवाइज 4 बार घूमेगा, मतलब 1 2 3 4, मतलब स्टार का पोजीशन होगा यहाँ पे, जिसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 64। हमें इस पैटर्न को फॉलो करके इस खाली बॉक्स का सिंबल ढूंढना होगा। आप अगर गौर से देखें तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 62 जैसा ही है। सो ऐसे पैटर्न्स में पहला वाला हर 3 घर को छोड़ के वो रिपीट होता है, मतलब ये वाला ही होगा आंसर। सो ऐसा कौन से बॉक्स में है, ऑप्शन बी में। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65। हमें इन सभी पैटर्न से इस वाले बॉक्स का डिजाइन आइडेंटिफाई करना होगा। फर्स्टली आप अगर सिमिलरिटीज देखें तो इसमें और इसमें दिखेगा, मतलब दूसरा सिमिलरिटीज होगा इसमें और इसमें। सो इन दोनों में बीच का लाइन ऐसे खींचा हुआ है और इसमें उल्टा, मतलब इसमें भी उल्टा ही होगा। तो फिर 3 ऑप्शन है हमारे पास। अभी अगर अल्फाबेट्स को देखें तो M यहाँ से यहाँ तक चला आया, जिसके लिए M ने पहले इस डॉट को क्रॉस किया, फिर X की पोजीशन में जाके बैठा। सेम उसी तरीके से इस कोने में अगर हम M की जगह इस डॉट को कंपेयर करें तो डॉट पहले K को क्रॉस करेगा, फिर O की पोजीशन में जाके बैठ जाएगा। मतलब अभी सिर्फ ऑप्शंस A और C ही बचा है। लास्टली ये वाला डॉट भी X को क्रॉस करके M की जगह पे जाके बैठ जाएगा और ऐसा सिर्फ एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर A सही होगा। अगर हो सके तो इस क्वेश्चन को रट्टा मार लो, या फिर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखे तो फिर हो सके तो अवॉइड करना, वरना ऐसे पैटर्न्स आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है और काफी ज्यादा टाइम भी कंज्यूम कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। आप ऐसे हर एक क्वेश्चन में ये फॉलो करेंगे कि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला ही इस वाले में रिपीट होता है और इसके बाहर भी अगर कोई बॉक्स हो तो फिर सेकंड और 4th नंबर वाला वहां पे रिपीट होगा। अभी हम सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाले को ही कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे ट्राइंगल कॉलम्स के पीछे बना हुआ है और इसमें भी ट्राइंगल कॉलम्स के पीछे बना हुआ है एंड ऐसा सिर्फ एक ही पैटर्न है, तो फिर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67। हमें इन पैटर्न्स को फॉलो करके इस वाले बॉक्स में कौन सा पैटर्न होगा वो बताना है। आप अगर देखें कि ये वाला सर्कल हर एक घर में एक घर छोड़ के जा रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ तक गया एक घर, नेक्स्ट वाले में यहाँ से यहाँ तक में गया एक घर, फिर यहाँ से यहाँ तक आया इसमें, मतलब इस घर में सर्कल इस वाले पोजीशन में होगा। सो ऐसे ऑप्शंस 3 है। नाउ लाइंस को कंपेयर करके हम सही आंसर बोल सकते हैं।
सो यहाँ से यहाँ तक लाइन्स एक एक घर पहुंचा, और यहाँ से यहाँ तक लाइन 1 2 दो घर, और यहाँ से यहाँ तक 1 2 3, मतलब इस वाले घर में 4 स्टेप्स जंप देगा। 1 2 3 4 मतलब इस वाले पोजीशन में होगा। तो फिर सही आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, हमें इस वाले बॉक्स का पैटर्न फाइंड करना होगा। ये बहुत ही आसान है। आपने अगर क्वेश्चन नंबर 62 एंड 64 का आंसर देखा होगा तो फिर आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। सो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वाले में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 69, ये भी बहुत ही आसान है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐसे सीरीज में फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर ये सभी रिपीट होते हैं। या फिर और एक बॉक्स हो तो सेकेंड और फोर्थ नंबर, सिक्स नंबर वाले रिपीट होते हैं। तो फिर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे हमने बहुत सारे करे हैं। क्वेश्चन नंबर 70, फिर से एक पैटर्न है। देखने में डिफिकल्ट है बट है बहुत आसान। आप अगर गौर से देखें तो ये एक यू है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। पहले वाला में थोड़ा सीधा है, उसके बाद थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया, उसके बाद बिल्कुल ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, मतलब उल्टा यू होगा इसमें। सो ऑप्शन सी या फिर डी में से कोई होगा। जैसे यू एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है वैसे ये वाला बॉल भी रोटेट कर रहा है। जैसे सेकंड वाले में ये बॉल इस पोजीशन में चला आया, थर्ड वाले में यहाँ पे, फिर से फोर्थ वाले में यहाँ पे, मतलब फिफ्थ वाले में फिर से यहाँ पे चला जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, which two signs should be interchanged in the following equation to make it correct? इस क्वेश्चन में माइनस, प्लस, इनटू, डिवाइड सभी कुछ दे दिया है और हमें किसी भी दो सिंबल्स को इंटरचेंज करना है ताकि इस इक्वेशन का आंसर 9 आए। फर्स्टली ऐसे क्वेश्चंस का आंसर थोड़ा लेंथी होता है। हमें इंडिविजुअली हर एक ऑप्शन को पिक करके ट्राई करना होता है। इस वजह से प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो जाता है और थोड़ा टाइम भी कंज्यूम करता है एग्जाम हॉल में। अगर आप चाहो तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को भी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर फुल मार्क्स स्कोर करना है तो फिर प्रैक्टिस करते करते ये क्वेश्चन भी आपको आ जाएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। मैं सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में हमें प्लस और डिवाइड को एक्सचेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर है प्लस और यहाँ पर है डिवाइड, तो हम इसे इंटरचेंज कर देंगे। तो इंटरचेंज करके हम लिखते हैं 12 माइनस 8 डिवाइड 12 इंटू 9 प्लस 3। सो 12 माइनस 8 बाई 12 इंटू 9 प्लस 3। सो 3 3 तो 9 होता है एंड 3 4 ज़ा 12, फिर 4 2 ज़ा 8, मतलब 12 माइनस 6 प्लस 3। सो आंसर आ रहा है 9, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको एक पैटर्न फॉलो हो जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72, यहाँ पर भी एक इक्वेशन दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। हमें सिंबल्स को इंटरचेंज करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, बट ये उतने काम के नहीं आते। आप चाहे तो वैसे वीडियोस देख सकते हो, लेकिन यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। प्लस और डिवाइड को हम इंटरचेंज करेंगे। 18 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 6 ज़ा 18, 3 माइनस 6 प्लस 9 इक्वल टू 6। सो सही जवाब ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इफ डिवाइड मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिविजन। मतलब सिंपली हमें इन सिंबल्स को चेंज कर देना है। सो 54 क्वेश्चन में है मल्टीप्लिकेशन मतलब डिवीजन, डिवाइड फिर 6 माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन 7 डिवीजन मीन्स एडिशन, एडिशन प्लस 8 प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन माइनस 2। सो सही जवाब होगा 6 9 ज़ा 54, 7 9 ज़ा 63, 63 प्लस 8 माइनस 2 इक्वल टू 69। सो ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन में सिंबल्स को इंटरचेंज करके देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। हमें प्लस और माइनस को इंटरचेंज करना है, मतलब 15 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 6
into 10 minus 5. So equal to 15 plus 9 by 6 into 10 minus 5. 3 to the 6, 5 to the 10, 3 3 is 9, 30 minus 5 equal to 25. क्वेश्चन नंबर 75, हमें इस इक्वेशन पे भी सिंबल को इंटरचेंज करना है। सो इसका भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। 10 minus 5 divided by 10 into 8 plus 10 equal to 10 minus 5 by 10 into 8 plus 10 2 4 इक्वल टू 16। सो प्लस और माइनस को इंटरचेंज करने के बाद आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन में सिंबल्स को इंटरचेंज करना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस और माइनस को ही हमें इंटरचेंज करना है। 12 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल टू 12 प्लस 6 बाई 12 इंटू 6 माइनस 6 इक्वल टू, ये तो पूरा 1 हो गया। 12 माइनस 6 मतलब 9। सो हाँ, सी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इफ डिवाइड मीन्स एडिशन, प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन एंड मल्टीप्लिकेशन मीन्स डिवीजन। तो करते हैं। 72 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 प्लस 8 माइनस 2 इक्वल टू 8 9 72 मतलब 8 इंटू 3 24 प्लस 6 इक्वल टू 30 मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, यहाँ पर भी हमें इस इक्वेशन में सिंबल्स को इंटरचेंज करना है एंड इसका करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन को हमें इंटरचेंज करना है। 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 6 माइनस 12 इक्वल टू 15 प्लस 3 माइनस 12 इक्वल टू 18 माइनस 12 मतलब 6। हाँ, तो फिर ऑप्शन नंबर बी ही सही है। सेम क्वेश्चन नंबर 79 में भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें हमें सिंबल्स को इंटरचेंज करना है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब एडिशन और डिवीजन को हमें इंटरचेंज करना होगा। मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस में प्लस और डिवाइड को अगर हम इंटरचेंज कर लेते हैं तो फिर आंसर चला आ रहा है, मतलब ये एक पैटर्न हम फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए करते हैं। 9 माइनस 3 divided by 12 into 8 plus 4 equal to 9 minus 2 plus 4 equal to 11। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 80, इफ एडिशन डिनोट्स सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, multiplication denotes division, division denotes addition, then what will be the numerical value of following। मतलब इस इक्वेशन में हमें सिंबल्स को बदल देना है। सो पहला है 60 मल्टीप्लाई किससे चेंज हो रहा है, डिवीजन से। 10 डिवीजन चेंज हो रहा है एडिशन से। 40 एडिशन चेंज हो रहा है सब्सट्रैक्शन से एंड सब्सट्रैक्शन चेंज हो रहा है मल्टीप्लिकेशन से। सो इस डिवीजन से आंसर आ रहा है यहाँ पे 6 प्लस 40 माइनस 6 5 30, क्योंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के रूल के हिसाब से हमें पहले डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जाके प्लस या फिर माइनस हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे 6 प्लस 10 इक्वल टू 16, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर आप हर बारी में डिवीजन के बाद ही सीधा एडिशन कर दोगे तो फिर आंसर गलत आ जाएगा। हमें हर इक्वेशन में पहले डिवीजन करना होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर जाके हम सम या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81,
Select the correct mirror image of the given figure when the mirror is placed on the right side of the figure। मतलब मिरर यहाँ पे प्लेस्ड होगा और इधर जो मिरर इमेज बनेगा उसे हमें आइडेंटिफाई करना है इन ऑप्शंस में से। मिरर इमेज अमूमन काफी आसान होते हैं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है तो फिर मिरर में उसका इमेज कुछ ऐसा आएगा। सो इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट इस साइड में चला आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, सेम यहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज हमें ढूंढना है। सो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83, हमें फिर से इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज ढूंढना है। आप अगर गौर से देखें तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन डी में कोई हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में इस एक्स और इस एक्स के डिजाइन में फर्क है। सो जब मिरर इमेज में ये वाला साइड इस साइड में चला आएगा तो फिर ये वाला एक्स भी इस साइड में चला आएगा, जिसके इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, इसका भी मिरर इमेज फाइंड करना है। ये भी काफी आसान है, आपने भी गेस कर लिया होगा कि इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये वाला लाइन सिर्फ ऑप्शन सी में ही है। हमें इस ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज ढूंढना है। ये सबसे आसान है, जैसे यहाँ पे बॉक्स के अंदर एक राउंड है और यहाँ पे एक दूसरा कोई शेप है एंड हम फॉलो कर सकते हैं ये वाला पैटर्न इस वाले पैटर्न के साथ मैच कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नाउ इस ऑब्जेक्ट का भी मिरर इमेज ढूंढना होगा एंड हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सेम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का भी मिरर इमेज ढूंढना होगा एंड इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्योंकि रो बराबर लाइन सिर्फ इस वाले इमेज में ही है, वो भी ऊपर वाले साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, चलो इस इमेज का भी मिरर इमेज आइडेंटिफाई करते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 और इसमें भी हमें मिरर इमेज फाइंड करना है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 90, अभी इस सर्कल का हमें मिरर इमेज ढूंढना होगा एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट व्हेन सीक्वेंटली प्लेस्ड इन द गैप्स ऑफ द गिवन लेटर्स सीरीज विल कंप्लीट द सीरीज। मतलब यह है कुछ लेटर का सीरीज, बीच में कुछ मिसिंग है और मिसिंग अल्फाबेट्स को हमें फाइंड करना है। बहुत एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर है बी डैश बी ए बी डैश डी सी डैश ए बी बी डी डैश डी ए डैश डी। आप अगर गौर से देखें तो फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टोटल 18 नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं। अभी 18 के फैक्टर्स हैं 3 इंटू 6 या फिर 9 इंटू 2। नाउ हमारा काम यह है कि इस पूरे सीरीज को हम अलग अलग सेट में बांटेंगे। 9 इंटू 2 इस फैक्टर को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला सीरीज काफी बिग होगा। 6 इंटू 3 ये रीजनेबल है, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना है। जैसे यहाँ पे हम 6 अल्फाबेट का 3 सीरीज लेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कॉमा, फिर से 1 2 3 4 5 6 कॉमा 1 2 3 4 5 6। ये पहला, दूसरा और तीसरा। अभी अगर हम इन तीनों सेट्स को कंपेयर करेंगे तो फिर बीच का अल्फाबेट चला आएगा। जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग में बी है और यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी बी है, नेक्स्ट खाली है और यहाँ पे सी है और ये भी खाली है, मतलब पहले वाले में सी होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे आखिरी वाला खाली है और यहाँ पे आखिरी वाले में बी है और यहाँ पे भी आखिरी वाले में बी है, फिर बी लिख देंगे हम। नेक्स्ट है तीसरा पोजीशन, यहाँ पे तीसरा पोजीशन खाली है लेकिन यहाँ पे तीसरे पोजीशन में बी है, यहाँ पर भी बी है, तो फिर हम बी लिखेंगे। नेक्स्ट है ये वाला, ये सेकंड वाला पोजीशन है, ये खाली है, इसमें सी है और ये भी खाली है, तो फिर इसमें सी ही होगा। सी आखिरी ये बचा, ये है लास्ट के आगे वाला पोजीशन, यहाँ पे खाली है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी बी होगा, तो फिर आंसर होगा सी बी बी सी बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है। एग्जाम में ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आए तो फिर आप इस ट्रिक को फॉलो करना, काफी आसानी से हो जाएगा। खाली ये वाला सेट 18 नंबर के जगह 12 या फिर 16 नंबर का भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 92, व्हिच नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो फिर इस वाले सीरीज में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, हमें इसे निकालना होगा। तो फिर क्वेश्चन है 3 7 6 35 मार्क एंड 153। फर्स्टली ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका IQ थोड़ा अच्छा होना चाहिए और दूसरा ऑप्शन है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। अगर आप गौर से देखें ये सभी नंबर्स एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला तो दिया हुआ है, यह है 3, सेकंड वाला का फर्स्ट वाले के साथ रिलेशन है फर्स्ट वाला इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, इसके साथ इसका रिलेशन है। सेकंड वाला 7 इंटू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू
16 इस वाले के साथ इस वाले का रिलेशन है। 16 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 35। सेम इस वाले के साथ इस वाले का रिलेशन होगा। 35 इंटू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 74। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, व्हिच नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो फिर अपना सीरीज है 2, 5, 11, 23, 44 है क्वेश्चन मार्क। ये वाला दिखने में इजी है पर थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। जैसे आप रिलेशन देखें तो 2 2 4 प्लस 1 5, 5 2 10 प्लस 1 11, 11 2 22 प्लस 1 23, बट 23 इंटू 2 46 होता है, लेकिन यहाँ पर है 44। तो फिर आखिर इन सभी में रिलेशन क्या होगा? ये वाला थोड़ा टफ है, तो फिर इसे सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टेप्स फॉलो करना होगा। जैसे 2 एंड 5 के बीच में डिफरेंस है 3, 5 एंड 11 के बीच में डिफरेंस है 6, 11 एंड 23 के बीच में डिफरेंस है 12, 23 एंड 44 के बीच में डिफरेंस है 21। नाउ हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी सीरीज फॉलो नहीं हो रहा है। ऐसे केस में हम नंबर्स के बीच में फिर से डिफरेंस निकालेंगे। जैसे 3 और 6 के बीच में डिफरेंस है 3, 6 एंड 12 के बीच में डिफरेंस है 6, 12 एंड 21 के बीच में डिफरेंस है 9। मतलब यहाँ पे 3 का टेबल फॉलो हो रहा है। सो यहाँ पे नेक्स्ट डिफरेंस होगा 12 का, मतलब 21 प्लस 12 इक्वल टू 33। उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क इस जगह पे है, तो फिर इस गैप को फिल करने के लिए सिंपली 44 प्लस 33 करना होगा। 44 प्लस 33 यानी 77 होगा हमारा आंसर। इनडायरेक्टली इन दोनों के बीच में गैप है 33 का। सो ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 94, यहाँ पर भी अल्फाबेट का एक सीरीज है, इसे कंप्लीट करना है। तो ट्रिक तो हमें पता है, क्वेश्चन में है ए सी डैश डी डैश डी डैश सी डी 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 डैश ए डैश डी डी बी। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 18। तो फिर इसे भी हम 3 6 18 3 के सेट में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉमा 1 2 3 4 5 6 कॉमा 1 2 3 4 5 6 कॉमा। तो फिर ये रहा पहला सेट, ये रहा दूसरा सेट और ये रहा तीसरा सेट। पहला जो ब्लैंक है वो पहले सेट में तीसरे पोजीशन पे है। तो फिर सिमिलरली दूसरे सेट में तीसरे पोजीशन में बी है और यहाँ पर भी बी है, मतलब पहला आंसर बी आएगा। नेक्स्ट है 5th पोजीशन पे, हम देख सकते हैं 5th पोजीशन में डी है, यहाँ पर भी डी है तो डी होगा। नेक्स्ट है 1st पोजीशन में, यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, सिंपली ए होगा। ये है लास्ट वाला पोजीशन, ये खाली है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, ये बी है। ये है दूसरा पोजीशन, इस वाले में सी है और इस वाले में भी सी है, सिंपली सी ही होगा। तो फिर सही जवाब होगा बी डी ए बी सी, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर भी सेम एक अल्फाबेट दिया हुआ है, बीच में कुछ ब्लैंक है, उसे फिल करना है। हमें तो आता है सी डी डैश डी डी डैश सी डी ए डैश डी सी डैश डी ए डी डैश सी। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18। यहाँ पर भी 18 है, 18 मतलब 3 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6 कॉमा 1 2 3 4 5 6 कॉमा, यहाँ पर भी कॉमा। पहला ब्लैंक, दूसरा ब्लैंक, तीसरा ब्लैंक। तो फिर ये है तीसरे वाला पोजीशन, यहाँ पर तीसरे वाले पोजीशन में ए है, यहाँ पर भी ए है, तो फिर पहला अल्फाबेट होगा ए। नेक्स्ट है आखिरी वाला अल्फाबेट, यहाँ पर है आखिरी वाला अल्फाबेट में सी और यहाँ पर भी सी, मतलब सी होगा। नेक्स्ट है ये 4th पोजीशन, 4th पोजीशन में डी है, यहाँ पर भी डी है, मतलब डी ही होगा। नेक्स्ट है 1st पोजीशन, सी एंड सी, मतलब ये भी सी होगा। नेक्स्ट ये वाला है 5th पोजीशन, यहाँ पर बी है और यहाँ पर भी बी है, मतलब बी ही होगा। सही जवाब है ए सी डी सी बी। तो फिर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 96, यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है और बीच में एक क्वेश्चन मार्क है, इसे हमें कंप्लीट करना है। पहले क्लियर कर देता हूँ, ये वाला थोड़ा टफ है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से देखना। सीरीज है 98, 95, 86,
82, 66, क्वेश्चन मार्क 36। अभी ये सभी एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब माइनस तो होगा पक्का है। अभी हम इन सभी के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर है 98, इससे अगर हम 3 माइनस करते हैं तो फिर 95 होता है। नेक्स्ट है 95, इससे हम अगर 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस करते हैं तो फिर 86 होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 86, 86 से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो 82 होता है। 82 से अगर हम 4 स्क्वायर माइनस करते हैं तो 66 होता है। उसी तरीके से अगर हम 66 से 5 माइनस करेंगे तो फिर 61 आएगा। आंसर हमारा वैसे 61 ही है, बट लास्ट वाला भी हम कर लेते हैं। 61 से अगर 5 स्क्वायर माइनस करते हैं तो फिर 36 आता है। सो ऑप्शन नंबर सी सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो सके तो इसे रट्टा ही मार लेना। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर भी एक सीरीज दिया हुआ है, इसे हमें कंप्लीट करना है। तो फिर क्वेश्चन है 2, 3, 6, 10, 17, 18। यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। काफ़ी सिंपल है। 2 के साथ अगर हम +1 करते हैं 3 आता है। 3 + 2 + 1 6 आता है। 3 + 6 + 1 10 आता है। 10 + 17 + 1 28 आता है। 17 + 28 + 1 46 होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ पर भी एक सीरीज है, इसे हमें कंप्लीट करना है और क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो फिर क्वेश्चन है 7, 11, 19, 31 क्वेश्चन मार्क एंड 67। यहाँ पर हम अगर गौर से देखें तो 7 से 11 के बीच में डिफरेंस 4 का है। 11 से 19 का डिफरेंस 8 का है। 19 से 31 का 12 का। मतलब यहाँ पर 4 का टेबल फॉलो हो रहा है। तो फिर यहाँ पर 31 से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 16 का। सिंपली 31 + 16 = 47। तो फिर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 47। लास्ट वाला है 67, 47 + 20 67 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, कंप्लीट द सीरीज एंड क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। तो फिर हमारा क्वेश्चन है 3, 13, 31, क्वेश्चन मार्क फिर है 91। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी हम काफी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजीएस्ट मेथड है हमें सभी इवन नंबर को स्क्वायर करके उसके पहले वाला नंबर से सब्सट्रैक्ट करना होगा। जैसे फर्स्ट इवन नंबर है 2 स्क्वायर, उसका पहले वाला नंबर है 1, आंसर आता है 3। उसी तरीके से नेक्स्ट इवन नंबर है 4 स्क्वायर -3 = 13। नेक्स्ट इवन नंबर है नेक्स्ट इवन नंबर है 6 का स्क्वायर -5 यानी 31। उसी तरीके से नेक्स्ट इवन नंबर है 8 यानी 8 स्क्वायर -7 यानी 57। तो फिर हमारा सही आंसर होगा 57। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। लास्टली इसे भी हम चेक कर लेते हैं। 10 स्क्वायर -9 = 91। नेक्स्ट फाइनली आखिरी वाला 100 नंबर। क्वेश्चन नंबर 100, कंप्लीट द सीरीज। सीरीज है 3, 5, 10, 20, 37। ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है एंड काफ़ी बारी एग्जाम में आ चुका है। ध्यान से देखना। जैसे 3 और 5 के बीच में डिफरेंस है 2, 5 एंड 10 के बीच में डिफरेंस है 5, 10 एंड 20 के बीच में डिफरेंस है 10, 20 एंड 37 के बीच में डिफरेंस है 17। अभी हमें फाइंड करना है ये वाला, बट ये कोई भी सीरीज फॉलो नहीं कर रहा है। तो फिर हम और एक बार डिफरेंस फाइंड करेंगे। जैसे 2 से 5 का डिफरेंस है 3, 5 से 10 का डिफरेंस है 5, 10 से 17 का डिफरेंस है 7। मतलब इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो फिर 17 से नेक्स्ट जो नंबर जाएगा उसमें 9 का डिफरेंस होगा। मतलब 17 + 9 26 यहाँ, और ऊपर भी सेम 37 के साथ हमें 26 को प्लस करना होगा। तो फिर हमारा आंसर होगा 37
प्लस 26 इज इक्वल टू 63। सो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हो सके तो इसे इतनी बार प्रैक्टिस करना कि ये एकदम दिमाग में ही बैठ जाए।